काश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा घर में। दोस्तों, परीक्षा घर से परीक्षा हॉल तक की तैयारी कराने के लिए आपके लिए समर्पित यह परीक्षा घर यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आया है अभ्यास प्रश्नों की एक श्रृंखला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल में पूछी जाने है, जिसमें से आपका जो है उत्तर प्रदेश पर्यावरण 5 नंबर का और उसी के साथ जो है आपदा प्रबंधन जो है 5 नंबर का पूछा जो है लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। फिर आप चलते हैं आपके अभ्यास प्रश्नों की तरफ। बिल्कुल, चलिए फटाफट चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो मैं आगे चलता हूं। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, आदिमानव जो कि पर्यावरण के साथ अपने मित्रवत संबंधों के आधार पर किस रूप में जाना जाता था। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, सामाजिक मानव, ऑप्शन बी दिया हुआ है आर्थिक मानव, ऑप्शन सी दिया हुआ है भौतिक मानव या विध्वंसक मानव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, यह आपके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जो कि हम आप सभी के लिए एमसीक्यू फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। इसके साथ ही साथ जो है यूपी पीसीएस में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आदिमानव को जो है पर्यावरण के साथ उसके मित्रवत संबंधों के आधार पर जो है भौतिक मानव यानी कि फिजिकल मैन के रूप में जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और औद्योगिकी के वर्तमान काल में मानव को पर्यावरण के संदर्भ में क्या संज्ञा दी गई है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण के वर्तमान काल में मानव को पर्यावरण के संदर्भ में क्या संज्ञा दी गई है। आपके सामने मॉडिफायर ऑप्शन बी दिया हुआ है प्रौद्योगिकी मानव यानी कि विध्वंसक, टेक्नोलॉजी मैन या डिस्ट्रॉयर, ऑप्शन सी दिया हुआ है परिवर्तनकर्ता यानी कि चेंजर, ऑप्शन डी दिया हुआ है भौतिक कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर या फिर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट, इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रौद्योगिकी मानव या विध्वंसक। इसको जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण के वर्तमान काल में मानव को पर्यावरण के रूप में संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की जब इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है। ये जो है आज मानव पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर था, तो वह पर्यावरण से केवल भोजन लेता था और एक कारक यानी फैक्टर के रूप में कार्य करता था। पशुपालन काल में मानव सामाजिक मानव बना और कृषि काल में यह आर्थिक मानव कहलाया है। ठीक है, आदिमानव इसमें टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो भौतिक जो था आदिमानव जो था यह भौतिक मानव था। ठीक है, और सामाजिक मानव कब बना, जब पशुपालन करना शुरू कर दिया तब ये जो है सामाजिक मानव कहलाना प्रारंभ हुआ। जबकि कृषि जब करना प्रारंभ कर दिया आदि मानव ने, तब इसको जो है आर्थिक मानव की संज्ञा दी गई। इसके साथ ही साथ जब प्रौद्योगिकी काल जो है शुरू हुआ तब इसको विध्वंसक की जो है संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो यानी कि प्रौद्योगिकी मानव जो है या विध्वंसक मानव जो है आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण और तकनीकी के कारण जो है मानव को प्रकृति का जो है अतिदोहन किया है। इसे जो है विध्वंसक कहा जाता है क्योंकि इसने प्रकृति परिस्थितियों तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए यह एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस पे जो है आप विशेष ध्यान देके आप इसको जो है याद कीजिएगा। दोस्तों, याद करने के लिए क्लास को कोशिश कीजिएगा, एक से दो मिनिमम जो है 2 बार तो जरूर ही देखिएगा, जिससे जो है आपको ये प्रश्न जो है पूर्णतः याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता जो है तथा आर्द्रता कितनी मानी जाती है। मनुष्यों के लिए जो है सर्वाधिक कार्य क्षमता तापमान और जो है तथा आर्द्रता जो है कितनी मानी जाती है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तापमान की बात करते हैं तो 20 डिग्री तापमान और ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो 50%। ऑप्शन बी दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 60 डिग्री प्रतिशत आर्द्रता होनी चाहिए या फिर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 40% आर्द्रता होनी चाहिए या फिर जो है 22 डिग्री सेल्सियस तापमान और 70% आर्द्रता होनी चाहिए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो है मानव के लिए सर्वाधिक क्षमता तापमान है और इसके साथ जो है 60% अगर पर्यावरण में जो है ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है
तो उसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के जन्मदाता की संज्ञा किस विद्वान को प्रदान की गई है। मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी की संज्ञा जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी के जन्मदाता की संज्ञा किस विद्वान को दी गई है। आपके सामने ऑप्शन है W.M. एडम्स, जोसेफ हर्मैन, फ्रेडरिक रेडजेल, कार्ल रिटर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक रेडजेल जो है मानव भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिए हुए हैं। 25 डिग्री तापमान तथा 60% आर्द्रता जो है मानव शरीर के लिए एक आदर्श स्थिति है, जिसमें थकान न्यूनतम होती है और कार्यक्षमता अधिकतम होती है। यानी कि इस तापमान और ह्यूमिडिटी पे जो है हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है मनुष्य की। यह डेटा सीधे परीक्षा के दृष्टि से लिया गया है, जो कि कई बार परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेडरिक रेडजेल जो हैं, इनको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने मानव और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको रट लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, 3 दिसंबर 1984 को हुई भोपाल गैस त्रासदी में किस अत्यंत विषैली गैस का रिसाव हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को हुई भोपाल गैस त्रासदी में किस अत्यंत विषैली गैस का रिसाव हुआ था। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी में भी पूछा गया है, इसके साथ ही साथ जो है यूपीएसआई में भी पूछा गया है और यूपीपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा 3 दिसंबर 1984। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा कौन सी विषैली गैस हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव जो है भोपाल गैस त्रासदी में 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना यानी कि 3 माइल आइसलैंड जो है ये 28 मार्च 1979 को कहां घटित हुई थी। आपके सामने ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूक्रेन, रूस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना जो है 3 माइल्स आइलैंड जो है 28 मार्च 1979 को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में घटित हुई थी। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसका उसके पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मिसाइल आइसोसाइनाइड का आपका शॉर्ट फॉर्म में नाम भी पूछ सकता है, तो MIC हो जाता है। या कीटनाशक कारखाने में जो है लीक हुई थी, यह एक औद्योगिक आपदा थी जिसकी संचयी प्रभाव जो है आज भी पीढ़ियों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कि पेंसिल्वेनिया USA में जो है 3 माइल्स आइसलैंड परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र में यह दुर्घटना हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में जो है जल दूषित हुआ था। जल दूषित होने के कारण जो है बहुत सी वहां पे त्रासदी आ गई थी। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए जो मेजर डिजास्टर टाइमलाइन दिए हुए, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है यह 3 दिसंबर 1984 को इंडिया में हुई थी, ठीक है, इंडिया में हुई थी। और 3 माइल्स आइसलैंड जो है 28 मार्च 1979 में जो है USA में न्यूक्लियर से हुई थी। और जो है चेरनोबिल भी आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। तो यह 26 अप्रैल 1986 में हुई था। 26 अप्रैल 1986 में जो चेरनोबिल की घटना हुई थी, यह यूक्रेन में न्यूक्लियर से हुई थी, ठीक है। तो यूक्रेन में न्यूक्लियर रिसाव के कारण हुई थी, उसके रेडिएशन के रिसाव के कारण हुई थी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, पर्यावरण में माइक्रोबीट्स के विमोचन को लेकर अत्यधिक चिंता क्यों है। पर्यावरण में माइक्रोबीट्स को लेकर
विमोचन को लेकर अत्यधिक चिंता क्यों है? ये समुद्री परितंत्रों के लिए अत्यधिक खतरनाक माने जाते हैं। ऑप्शन बी है ये बच्चों के त्वचा के कैंसर का कारण बनते हैं। ऑप्शन सी है ये ओजोन परत को नष्ट करते हैं। ऑप्शन डी है ये कृषि भूमि को बंजर बनाते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये समुद्री परितंत्रों यानी कि मरीन इकोसिस्टम को पूर्णतः हानिकारक हैं, उनके लिए बहुत ही हानिकारक माने जाते हैं। क्या माइक्रोबीट्स जो है समुद्री परितंत्रों के लिए बहुत ही अत्यधिक हानिकारक हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डीडीटी जैसे रसायनों के प्रयोग में पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके सामने ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसका प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी दिया हुआ, यह खाद्य श्रृंखला द्वारा आहार जाल में प्रवेश कर संचयी प्रभाव डालता है। या फिर ऑप्शन सी दिया हुआ, यह केवल पौधों को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन डी है यह ओजोन गैसों में परिवर्तित हो जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल, देखिए यह क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 में भी पूछा जा चुका है। इसके साथ जो है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में भी 2019 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीडीटी जैसे रसायनों के प्रयोग में पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या खाद्य श्रृंखला द्वारा आहार जाल में प्रवेश कर संचयी प्रभाव डालता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है कि जो है माइक्रोबीट्स जो है सूक्ष्म प्लास्टिक कण होते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि माइक्रोबीट्स क्या होते हैं? तो माइक्रोबीट्स जो होते हैं सूक्ष्म प्लास्टिक कण होते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके प्रसाधन में से जो है जल में पहुंचते हैं, और जलीय जीव इन्हें खाकर जो है इन्हें खा लेते हैं, जिससे फूड चेन जहरीली हो जाती है। तो यह दोस्तों बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, माइक्रोबीट्स जो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, डीडीटी एक नॉन जो है रिवेन जो है इसका ये जो है अपरिवर्तनीय है, यह अपरिवर्तनीय प्रदूषक है। इसका जो है प्रभाव दीर्घकाल तक संचयित रहता है, क्योंकि जो है जो अंततः जो है मानव वर्ग के लिए बहुत घातक हो जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यह प्रश्न दोस्तों सीधा जो है यूपीएससी ने भी 2019 में पूछा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आरओ में भी पूछा गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं, मेघ बीजन को जो है क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, या फिर कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? क्लाउड सीडिंग का या फिर कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किन रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल तरल नाइट्रोजन का। ऑप्शन बी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस का, और आयोडीन के यौगिक का यानी कि सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन सी दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड और मीथेन का। ऑप्शन डी हुआ है पोटेशियम पर मैग्नेट का, और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राई आइस यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और आयोडाइड जो है आयोडीन की यौगिक यानी कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है मेघ विजन के लिए, यानी कि क्लाउड सीडिंग के लिए जो है कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओजोन स्तर यानी कि ओजोन लेयर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया था? यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ओजोन स्तर पर जो है ओजोन लेयर के क्षरण का सर्वप्रथम जो है पता जो है किस वैज्ञानिक ने लगाया था? आपके सामने ऑप्शन है जोसेफ फरमैन यानी कि 1985 में, WM एडम्स, या फिर फ्रेडरिक रेडजेल, नॉर्मन बोरलॉग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ फरमैन, जो कि 1985 में सबसे पहले पता लगाया था ओजोन लेयर का। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस और आयोडीन के यौगिक को जो है आर्टिफिशियल चयन कराने के लिए बादलों में जो है सिल्वर आयोडाइड या फिर सूखी बर्फ का छिड़काव बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जोसेफ फरमैन ने जो है 1985 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक
थे, इन्होंने जो है ओजोन क्षरण की खोज की थी। CFCs के बाद जो है ओजोन का दूसरा प्रमुख विध्वंसक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को माना जाता है। आप लोग यह भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व तथा भारत में आज भी कृषि की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी प्रचलित है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन ए आपके सामने दिया हुआ है, गहन कृषि, झूम कृषि जिसको हम स्थानांतरण कृषि कहते हैं, या फिर मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग, और ऑप्शन डी दिया हुआ है वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह भी क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ जो है यूपीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व तथा भारत में जो है आज भी कृषि की जो है सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झूम खेती, जिसको हम स्थानांतरण खेती की भी संज्ञा देते हैं। ये आज भी बहुत प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है जोसेफ फरमैन, फ्रेडरिक रेडजेल, WM एडम्स, या फिर कार्ल रिटर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह हाईकोर्ट RO 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? यह RO जो है हाईकोर्ट माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है RO में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WM एडम्स जो है इनकी पुस्तक जो है ग्रीन डेवलपमेंट, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो है झूम कृषि या फिर स्थानांतरण कृषि या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है यह कृषि की सबसे पुरानी विधि है, जिसमें वनों को काटकर या जलाकर भूमि साफ की जाती है। यह प्रणाली जो है दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत में आज भी बहुत अधिक प्रचलित है। तो आप देखिए जो सेवन सिस्टर्स हैं, भारत में सेवन सिस्टर्स हैं, उसमें जो है बहुत अधिक प्रचलित है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों, क्विक रिकॉल की बात कर लेते हैं। तो क्विक रिकॉल में जो है भौतिक मानों को जो है प्रकृति का मित्र या कारक माना जाता है। आधुनिक मानव प्रौद्योगिकी मानव या जो है विध्वंसक कहलाता है। आदर्श जलवायु की बात करते हैं तो आदर्श जलवायु जो है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60% आर्द्रता जो है हाईएस्ट एफिशिएंसी मानी जाती है। मानव भूगोल के पिता जो है फ्रेडरिक रेडजेल हैं। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो है 3 दिसंबर 1984 में जो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। 3 माइल आइसलैंड 28 मार्च 1979 में जो है USA में हुई थी, एक परमाणु घटना है। और माइक्रोबिट्स की बात करते हैं तो माइक्रोबिट्स जो है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में से निकलते हैं और ये समुद्री जीवों के लिए बहुत ही अधिक घातक होते हैं। कृत्रिम वर्षा यानी कि क्लाउड सीडिंग के लिए ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन यौगिक यानी कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ओजोन छिद्र की बात करते हैं तो ओजोन छिद्र की खोज जो है जोसेफ फरमैन जी ने 1985 में की थी, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसे लगी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसका PDF दोस्तों हम जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बस।